कमिंग ऑन टू द टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। देखिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो, दोनों केसेस में क्या होता है, एक तरफ कंपनी होती है और दूसरी तरफ या तो शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर होते हैं। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि कंपनी इज repaying the amount due to the डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब कंपनी के पास से कैश जाएगा और कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो दोनों का कि मतलब सेम हुआ कि रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द lenders of the company in the case of debentures. Now, redemption of debentures can be done थ्रू पेमेंट इन लमसम अमाउंट। जितना आपका अमाउंट आपको देना है वो आप जो है उन्हें एक साथ दे सकते हो। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। नाउ पेमेंट इन लमसम और पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में कब देंगे? जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तभी हमारी टर्म्स डिसाइडेड होती हैं। और डिसाइडेड में क्या हो सकता है कि भाई आप आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स रीपेमेंट कर देंगे, या एनी टाइम आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स हैज़ इलैप्स्ड कि 5 ईयर्स के बाद आप स्टार्ट कर देंगे रीपेमेंट, और ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस, और बाय एनुअल ड्राइंग्स। इनमें से कोई भी मेथड आप जो है अपॉइंट कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी कैन ऑल्सो परचेज इट्स ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट। और ऑब्वियसली कंपनी के लिए कब मार्केट से परचेज करना प्रॉफिटेबल होता है? जब उसके शेयर्स, सॉरी, उसके डिबेंचर्स जो है वो डिस्काउंट पर कोटेड होते हैं, तो कंपनी वहाँ से परचेज करती है और कैंसिल कर देती है। एक होता है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स। ठीक है, तो 2014 में आया था और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है इट हैज़ बीन इन द ईयर 2019। तो कंपनी ये जो रूल्स है ये हमारी कंपनीज पर कुछ कंडीशंस लगाते हैं इन ऑर्डर टू इशू सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो वो कहता है कि आपको रीपेमेंट जो है विद इन 10 ईयर्स करना पड़ेगा डिबेंचर्स का। इट मे बी 30 ईयर्स इन द केस ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड कंपनीज। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनीज हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, या जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक से रिलेटेड हैं। तो ये सारी कंपनीज जो है 10 ईयर से बियॉन्ड के भी डिबेंचर इशू कर सकती हैं, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के लिए। जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं उनको जो है सिक्योरिटी होती है थ्रू बाय चार्ज ऑन द प्रॉपर्टीज और एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनीज को क्या करना होता है कि डिबेंचर ट्रस्टी भी इशू करना होता है, जो कि उनके इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन, इन सबको देखता है। जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक मूवेबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी हो सकती हैं, या स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती हैं। नाउ कंपनीज रूल्स जो है ये किसी भी कंपनी पे जो कि इशू करती है, और अगर वो क्राइटेरिया में फिट होती है तो उसे DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में एन अमाउंट इक्विवेलेंट एज डिसाइडेड और स्पेसिफाइड अंडर द रूल्स वो ट्रांसफ़र करना होता है। और ये अमाउंट हम कहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। एंड एनी अमाउंट क्रेडिटेड टू सच रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए ही आप उसे यूज़ करते हैं। अब जो DRR का अमाउंट होता है वो जो है ट्रांसफ़र किया जाता है DRR इन्वेस्टमेंट में, इट इज़ इन्वेस्टेड। ठीक है, और जब ईयर ऑफ रिडम्पशन आता है तो हम इन इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबल रहती है। DRR अकाउंट का जो बैलेंस होता है इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन इट इज़ ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व अकाउंट। Adequacy of debenture redemption reserve. As per Rule 18(7) of the Companies Share Capital and Debentures Amendment Rules 2019,
The company shall comply with the requirements with regard to DRR and investment outstanding at the year end, that is on the 31st day of March of next year. There are certain conditions which a company has to follow. First condition is the DRR shall be created out of the profits of the company available for payment of dividend. Obviously, there are certain limits which are applicable depending upon the kind of the company. So, while attempting any question regarding the redemption of debenture, we should pay attention to the type of the company, because deposition in the DRR or transfer in the DRR depends upon the kind of the company. A table has been given in your study module. In short, I am giving you certain list in which no DRR is required to be maintained. All India financial institutions and banking companies under RBI, चाहे ये प्लेसमेंट पब्लिक करें चाहे प्राइवेटली करें, they are not required to maintain any DRR. Secondly, कोई other financial institutions, they are also not required to credit any amount to DRR. Any listed company, any listed NBFCs, any listed HFC. HFC stands for Housing Finance Companies registered under National Housing Bank. चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो चाहे पब्लिक प्लेसमेंट हो, they are not required to deposit any amount in the DRR account. इनके अलावा कोई भी लिस्टेड कंपनी कोई DRR की ज़रूरत नहीं है. कोई अनलिस्टेड NBFC हो या अनलिस्टेड HFC हो, जिन्होंने ऑब्वियसली दे कैन प्लेस प्राइवेट डिवेंचर्स ओनली, तो नो DRR इज रिक्वायर्ड फॉर देम ऑल्सो. ठीक है. अब किसको ज़रूरत है फिर DRR में अमाउंट को ट्रांसफ़र करने की और कितना? तो देखिए, शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो आप इन सब पे ना ध्यान दें, जो मैंने आपको भी आगे लिस्ट दी है. अदर अनलिस्टेड कंपनीज, ऊपर वाली सारी लिस्ट को हटाते हुए कोई भी अनलिस्टेड कंपनी हो, उसको DRR में अमाउंट क्रेडिट करना है. अनलिस्टेड कंपनी में आपकी मोस्टली प्राइवेट कंपनीज आएंगी. तो देखिए इसमें 10 और लिस्टेड कौन सी होती हैं, जिनके शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. अनलिस्टेड जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग नहीं कर सकती हैं. ठीक है, दे कैन डू ओनली प्राइवेट प्लेसमेंट. तो अदर अनलिस्टेड कंपनीज के केस में आपको 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड नेसेसरली ट्रांसफ़र करना होता है. तो अगर मैं कहूँ कि DRR इज़ टू बी मेंटेन्ड ओनली बाय अनलिस्टेड कंपनीज, अब किस रेट पे? एट द रेट ऑफ 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर. तो जब हम क्वेश्चन रीड आउट करें तो उसमें आपको देख लेना है कि AB लिमिटेड विच इज़ अ AIFI, विच इज़ अ बैंकिंग कंपनी, विच इज़ अ लिस्टेड NBFC, विच इज़ अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, विच इज़ अ लिस्टेड कंपनी, उन किसी को भी DRR में अमाउंट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वर्ड आ जाए ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो हम इसे अनलिस्टेड मान लेंगे. लेकिन आ जाता है कि ABC लिमिटेड ब्रॉट आउट अ पब्लिक इशू ऑफ इतना शेयर्स, तो ब्रॉट आउट अ पब्लिक इशू, इसका मतलब क्या हुआ, वो लिस्टेड कंपनी हो गई. तो दैट कंपनी इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र एनी अमाउंट टू DRR. तो मुझे क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से करनी है कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या छुपा हुआ है, क्या DRR में ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है. ठीक है. फिर उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पॉइंट बता देती हूँ कि ये जो DRR में 10% ट्रांसफ़र होता है ना, वो अमाउंट जो है हमें DRRI डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में इन्वेस्टमेंट करना होता है, और उसकी भी लिमिट होती है और उसके लिए भी टाइप ऑफ कंपनी होती हैं. ठीक है, तो वो हम आगे देखते हैं. बट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि देखो, जो ये हमारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको भी DRR में तो ट्रांसफ़र करने की नीड नहीं है. दे आर नॉट सपोज टू ट्रांसफ़र एनी अमाउंट टू DRR, बट
they have to transfer or invest in debenture redemption reserve investment for the purpose of redemption of debentures। तो DRRI में आपको लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज देखने को मिलेगा कि दोनों को ही अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अब ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी ऐसा नहीं है कि आप सिंपली उठा के जहाँ कंपनी का मन करा वहाँ पर उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। इसके लिए भी हमें जो है लॉ बताता है कि आपको कहाँ पर और कब और कितना अमाउंट जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है। तो लॉ क्या कहता है कि आपको जो है हर साल जो DRR बनाना है, एवरी कंपनी creating DRR shall on or before 30th April in each year। ठीक है, जैसे साल शुरू हुआ 2019-20, तो 30th अप्रैल 2019 को कम से कम जितने उसके डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उसका 15% ऑफ द अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करेगी ड्यूरिंग द ईयर। अब ये जो आउटस्टैंडिंग देखनी है ना कि मेरे डिबेंचर्स जो है वो कब आउटस्टैंडिंग कितने होंगे, वो दो देखूंगी मैं 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब जैसे 2019-20 है तो 31 मार्च 2020 में कितने आउटस्टैंडिंग रहेंगे, उस अमाउंट का 15% आपको इन्वेस्ट करना है। और ये जो इन्वेस्टमेंट करना है ईयर मार्क्ड सिक्योरिटीज़, जैसे कि आप बैंक के साथ कर सकते हो डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स में कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में कर सकते हो, ठीक है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज़ में कर सकते हो, बॉन्ड्स दूसरी कंपनीज के जो कि नोटिफाइड हैं उसमें आप कर सकते हैं। ठीक, पूरे साल भर में ये जो इन्वेस्टमेंट का मनी है ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए 15% से। अगर होता है तो आपको उस शॉर्टफॉल को गुड बनाना पड़ेगा। अच्छा, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं तो हमें सिर्फ DRR किस पोर्शन के रिस्पेक्ट में बनाना है, जो कि नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स है, उसके लिए आपको जो है DRR मेंटेन करना है। अब ये आप कहोगे कि हम DRR में अप्रोप्रिएशन कब करें, तो देखो DRR में अप्रोप्रिएशन तो कभी भी करा जा सकता है, कैन बी मेड एनी टाइम बिफोर रिडम्पशन। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको 30 अप्रैल तक करना है। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं कि जैसे ही डिबेंचर अलॉटेड होते हैं वैसे ही हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इस साल काफ़ी प्रॉफिट होंगे और हम जो है DRR से भी पैसा DRR में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, जर्नल एंट्रीज क्या हम पास करेंगे, देखिए इसमें डिबेंचर इशू करेंगे आप सबसे पहले, तो डिबेंचर इशू की एंट्रीज वी हैव ऑलरेडी सीन। अब जब इशू हो जाएगा तो यू हैव टू क्रिएट एवरी ईयर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो एक एंट्री तो इसकी होगी। ठीक है, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आप कहाँ से कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ये पैसा इन्वेस्ट करना है DRRI में, तो DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आया और पैसा गया। इससे अब आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो यू विल गेट द मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। अब ये ट्रांसफ़र करना है मुझे इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरी एंट्री रिपीट होती जाएंगी हर साल। जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट जाएंगे, पैसा आएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। अब आप अमाउंट ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो एंट्रीज में हम क्या करेंगे, डिबेंचर हमारा क्रेडिट होता है तो यू विल डेबिट द डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, जितना भी आपने उन्हें पेमेंट करना है। देन यू हैव टू मेक द पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना DRR का बैलेंस है वो हम डेबिट करेंगे और उसे जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एंट्री विल बी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व।
इससे अब आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो यू विल गेट द मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI। अब ये ट्रांसफ़र करना है मुझे इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरी एंट्री रिपीट होती जाएंगी हर साल। जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट जाएंगे, पैसा आएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। अब आप अमाउंट ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। तो एंट्रीज में हम क्या करेंगे, डिबेंचर हमारा क्रेडिट होता है तो यू विल डेबिट द डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, जितना भी आपने उन्हें पेमेंट करना है। देन यू हैव टू मेक द पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना DRR का बैलेंस है वो हम डेबिट करेंगे और उसे जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री विल बी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। Another method is परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। इसका मतलब हम अपने डिबें कंपनी जो है परचेजेस इट्स ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट एंड लेटर ऑन कैंसिल दैम। At the time of purchase, what entry we will make? See, money will go out of the company. So, own debentures account debit, interest account debit to bank। जितने में आपने परचेज करे वो बैंक में जाएगा, ठीक है। ओन डिबेंचर्स अकाउंट, टूवर्ड्स डिबेंचर आपने कितना पेमेंट करा वो ओन डिबेंचर्स में जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखिए डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होती हैं। तो अगर मान लीजिए लास्ट मुझे कब इंटरेस्ट मिला, कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया और डेट ऑफ परचेज कब की है, तो ये जो इस टाइम पीरियड के बीच में जो इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, दैट इंटरेस्ट कम्स हियर। नाउ जब हम कैंसिल करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट हमारे क्रेडिट में बैलेंस शीट में खड़ा होता है, डिबेंचर अकाउंट को डेबिट देंगे टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट, जितने में आपने खरीदे थे। डिबेंचर अकाउंट को जो डेबिट दोगे आप फेस वैल्यू से देंगे। प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर से क्रेडिट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने ऊपर इंटरेस्ट देखा था, तो देखिए इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ना दो तरीके से हो सकती हैं, एक तो कम इंटरेस्ट और एक एक्स इंटरेस्ट। ये आप यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर एक आपके चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, उसमें हम और क्लियर करेंगे। कम इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आप परचेज प्राइस आप पे कर रहे हैं, इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड लास्ट ड्यू टिल द डेट ऑफ परचेज। वो उस अमाउंट में इंक्लूडेड है, क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि बिसाइड पेइंग द प्राइस टूवर्ड्स द डिबेंचर्स यू विल पे इन एडिशन टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑल्सो। नाउ इंटरेस्ट पीरियड विल बी again I will say from the date last interest became due till the date of purchase. The interest becoming due during this period is paid by the company. Here you have to calculate the interest and to pay in addition. Actually in both the cases we have to calculate the interest. कम इंटरेस्ट के केस में जितना प्राइस पे किया है उसमें से माइनस करा जाता है इंटरेस्ट के अमाउंट को, और एक्स इंटरेस्ट में जितना प्राइस पे करा है उसमें आपको इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना होता है, तो वो टोटल पेमेंट आता है बैंक में। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डेट ऑफ परचेज इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। So from the last date of interest received to the date of purchase, we have to calculate interest. This we will understand from a example. Say 5% debentures, 1000 of rupees 100 each, due date of interest 31st December each year. Company purchased own debenture for rupees 97। 100 रुपये का डिबेंचर आप 97 में परचेज कर रहे हो। हम इसे अज्यूम करेंगे कि ये 97 एक केस में कम इंटरेस्ट है और एक केस में एक्स इंटरेस्ट है, और परचेज की डेट है 30 अप्रैल। तो देखो लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर को और परचेज हो गया 30 अप्रैल। तो जैन फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ हो गए आपके टाइम पीरियड में।
4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हमेशा फेस वैल्यू पे होगा, तो 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 5% इंटू 5/100 इन फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, तो इंटू 4/12 interest will be 1666.67. इन द केस ऑफ कम इंटरेस्ट, देखिए आपने परचेज करे 1000 डिबेंचर्स फॉर ₹97 ईच, तो इसका मतलब 97,000 में, और कम इंटरेस्ट का मतलब इस 97,000 जो मैं पे कर रही हूँ इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो माइनस कर दो जर्नल एंट्री के पर्पज से, तो बैंक में तो 97,000 जाएंगे और डिबेंचर ओन डिबेंचर अकाउंट में 95,333.33 जाएंगे और इंटरेस्ट में 1666.67 जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन एक्स इंटरेस्ट होता तो देखिए क्या डिफरेंस आ जाता। मुझे 97,000 तो टूवर्ड्स ओन डिबेंचर अकाउंट ट्रांसफ़र करने थे और इंटरेस्ट मुझे एडिशनल पे करना पड़ेगा 1666.67। इसका मतलब कंपनी विल पे इन ऑल 98,666.67। This is the difference between cum interest and ex interest.